गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। यस यू यू विल बिकम एन IAS one day, but for it you have to be solve the most of the questions that could be asked in your exam। और इसी के लिए तो हम लोग यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला जारी है आपके लिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। तो 51वां क्वेश्चन है इकोनॉमिक सेक्शन से। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड grains to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus paid to farmers plus उसके अलावा क्या? देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलेगा ही, उसके अलावा फार्मर, उसके अलावा क्या? प्रोक्योरमेंट, इंसिडेंशियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सी इज द राइट आंसर। इकोनॉमिक कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ FCI। देखिए, FCI को कितना खर्चा करना पड़ता है आपके जो 75% जो भारत की जो जनसंख्या है, या कह सकते हैं कि लगभग लगभग 82 करोड़ की जनसंख्या, जो या तो अंत्योदय अन्न योजना या जो गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो लाभ ली, उससे पहले जो FCI, जो आपको पता होना चाहिए कितना खर्चा उठाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें इसके खर्चे देखिए, एक्वाइजिशन कॉस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। एक्वाइजिशन कॉस्ट का मतलब होता है दिस इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक्वाइजिशन कॉस्ट एक्वाइजिशन कॉस्ट में क्या होता है? एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल कॉस्ट। अब आते हैं, बात करते हैं। देखिए, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स को आर एक्सपेंसेज incurred during the procurement till the food grains reach the first point of the godown। मतलब जितना भी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स आते हैं उसमें वो सारे खर्चे जुड़ जाते हैं जो गोडाउन से पहले उस फूड ग्रेन्स को संभालने के लिए, उसको देखने के लिए, देखरेख करने के लिए खर्चा होता है। दिस एलिमेंट्स आर स्टेट टैक्सेस। इसमें स्टेट टैक्स होता है, कमीशन टू द आड़तिया, आड़तिया को कमीशन देना पड़ता है या सोसाइटीज को, बैगिंग मटेरियल्स, मंडी लेबर, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मंडी टू डिपोट। तो सोच लीजिए कितना लंबा चेन है आपके दरवाजे तक पहुंचने के पहले इस PDS को। ठीक है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। बिफोर द स्टार्ट ऑफ खरीफ रबी साइकिल, banks are given direct district wise targets to lend to each priority sector। Okay. For the agriculture sector, banks extended both short term and long term loans at concessional interest rates। Cooperative banks operate through village level primary agriculture cooperative society for lending to the farmers, while state commercial banks deal with farmer farmers individually। Which of the above statement is are correct? तो खरीफ साइकिल के पहले जो जो कुछ भी लैंड मिलता है उसको प्रायोरिटी में रखा गया है क्या? लेट्स सी एवरीवन, यू नो दैट डी इज द राइट आंसर। यस, lending to agriculture sector like to the MSME or the housing is clubbed under the priority sector। सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर ये होता है कि प्रत्येक बैंकों को एक निश्चित दिशा निर्देश RBI का पालन करना पड़ता है और अपने जो एडजस्टेड नेट होता है उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए रखना पड़ता है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द खरीफ रबी साइकिल, बैंक्स आर गिवन डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट। प्रत्येक बैंक को डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट दे दिया जाता है टू लेंड टू ईच प्रायोरिटी सेक्टर। प्रत्येक प्रायोरिटी सेक्टर जो है निर्धारित है उसको आपको लोन देना है। द स्टेट लेवल बैंकर्स कॉन्फ्रेंस, एक बॉडी ऑफ बैंकर्स इन स्टेट, फिक्सेस दिस by taking in consideration the scale of finance for individual districts। जितना भी उस मतलब जिले का, मतलब क्या बोलते हैं, वित्त पावर है, उसके आधार पे उसको कंसिडर किया जाता है। जैसे कि फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंक्स एक्सटेंड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स। तो बैंक्स जो है ना अपना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे जारी कर देता है। शॉर्ट टर्म लोन इज नन एज क्रॉप लोन, as banks extend this
बिफोर द स्टार्ट ऑफ क्रॉपिंग साइकिल शुरू हुए उससे पहले ही बैंक जो है ना इसको बांटना शुरू कर देती है. देयर आर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन द वे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स अप्रोच, दोनों के काम करने का तरीका जो है ना वो अलग अलग है. देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट थ्रू विलेज लेवल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव बैंक विलेज लेवल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह के मदद से या उसके सहायता से काम करता है. कोऑपरेटिव बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स एट द विलेज लेवल, इसके लिए कोऑपरेटिव बॉडी होती है जो प्रत्येक किसान को विलेज लेवल पर व्यक्तिगत रूप से कर देता है, उधार देता है, कर नहीं मतलब लोन देता है. ऑन द अदर हैंड स्टेट कमर्शियल बैंक्स डील विद फार्मर्स इंडिविजुअली, और जबकि जो स्टेट कमर्शियल बैंक्स है वो डायरेक्ट फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. अब फार्मर जो होता है वो जाकर बैंक से लोन ले लेता है, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है. Consider the following statement regarding system of rice intensification SRI method of sowing paddy. ये जो राइस इंटेंसिफिकेशन SRI मेथड, जो सोई जो पैडी को बोने का तरीका, उसमें क्या फ़ायदा है. देखिए, सबसे पहले फ़ायदा से पहले आप जानिए होता क्या है. सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन was first developed in India. Oh, really? And since then, several countries in the world have been practicing it. क्या भारत ने इसको पहला मतलब भारत इसका नेतृत्व कर रहा है, यानी भारत भी पहला ही ये इस्तेमाल किया गया, उसके बाद और भी देश देखा देखी करने लगे, ऐसा है क्या. इट गिव्स इक्वल और मोर प्रोड्यूस देन द कन्वेंशनल राइस कल्टीवेशन, या तो ज़्यादा या उसके बराबर उत्पादन होता है, विद लेस वाटर, लेस सीड, लेस केमिकल्स. ओके. SRI, ये जो SRI मेथड है इज सुटेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ सोइल इंक्लूडिंग लेस फर्टाइल सोइल. SRI मेथड डज नॉट परमिट एनी वीड ग्रोथ, इसमें किसी प्रकार का वीड ग्रोथ की मतलब चांसेस नहीं है. डायरेक्ट सीडिंग जो होता है ना, डायरेक्ट सीडिंग SRI मेथड. तो सबसे पहली बात तो आपको पहला स्टेटमेंट सोचना पड़ेगा कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा भी गलत है. ठीक है. देखिए, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ये डेवलप किया गया था पहला बार मेडागास्कर में 1980 के दरमियान, और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें भारत भी शामिल है. तो एक बात जान लीजिए, 15 से 20% ग्राउंड वाटर इसके कारण बच जाता है, और इससे राइस की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है. लगभग ऐसा माना जाता है कि जो जो क्षेत्र ऑलमोस्ट स्टेगनेंट पॉइंट में था उसका डबल हो जाता है. एक्सपर्ट कहते हैं इट गिव्स इक्वल और मोर प्रोड्यूस देन द कन्वेंशनल राइस कल्टीवेशन. जो आप परंपरागत राइस खेती करते हैं उससे या तो बराबर या उससे ज़्यादा पैदा करता है, और लेकिन शर्त यह है कि इसमें कम पानी लगता है, इससे सीड भी कम लगते हैं, केमिकल का भी इस्तेमाल कम होता है, तो पर्यावरण के हितों के और आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है. एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अनलाइक डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR, एक और मेथड है, डायरेक्ट सीडिंग राइस भी एक मेथड है और SRI भी एक मेथड है. अनलाइक द डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस विच इज सुटेबल ओनली फॉर द मीड टू हैवी टेक्सचर सॉइल, जो डायरेक्ट सीडिंग होता है ना वो विशेष प्रकार के मिट्टियों के लिए है, लेकिन SRI जो है ना वो सुटेबल है सभी प्रकार के मिट्टी के लिए, चाहे किसी प्रकार का लेस फर्टाइल क्यों ना हो. SRI इज सुटेबल. SRI इज सुटेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ soil including less fertile soil. In such soil the number of seedling can be increased to double. ठीक है. SRI doesn't require continuous flooding, आपको बार बार जैसा पानी इसमें भरने की जरूरत नहीं है. इट नीड्स इंटरमीडिएट इरिगेशन, हल्का आपको बीच बीच में कभी कभी देते रहना पड़ेगा. इंडीड, वास्तव में द प्लांट्स रूट्स शुड नॉट बी स्टार्व्ड फॉर ऑक्सीजन थ्रू फ्लडिंग. ठीक है. बस ये ध्यान रखना है कि जब पानी की जो मात्रा हो, इसके प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो पानी से ढक नहीं जाना चाहिए, वरना ऑक्सीजन का लेन देन जो वातावरण से होता है वो बंद हो जाता है. फ्लड फ्लड इरीगेशन में वही सब होता है, वही दिक्कत है, जिससे मेथन का उत्पत्ति होता भी है. इरीगेशन इज गिवन टू मेंटेन सोइल मॉइस्चर नियर सैचुरेशन इनिशियली, शुरुआत में इरीगेशन इतना होना चाहिए कि सैचुरेशन मेंटेन रहे. एंड वाटर इज एडेड टू फील्ड व्हेन द सरफेस सोइल डेवलप्स हेयर लाइन क्रैक्स, जैसे जैसे उसमें क्रैकिंग आ जाए तब उसमें पानी छिटिए. ठीक है. इरीगेशन इंटरवल्स विल वेरी अकॉर्डिंग टू फील्ड. अनलाइक द DISR डायरेक्ट सीडिंग राइस जो होता है उसके जस्ट विपरीत, व्हेन वीड्स आर मेजर प्रॉब्लम एंड वीडीसाइड्स, मतलब वही वीडीसाइड मतलब खरपतवार जो बहुत बढ़ जाता है, उसमें जब स्प्रेड किया जाता है साइमल्टेनियसली एट द टाइम ऑफ सोइंग,
इन एसआरआई, डीएसआर में आपको साथ साथ जैसे बीडी साइड, जैसे वीट बढ़ेगा उसे आपको छींटना पड़ेगा। लेकिन इन एसआरआई विच परमिट्स ग्रेटर बीट ग्रोथ, ये बोलता है अरे बढ़ने दो, झाड़ झंकड़ को बढ़ने दो, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ फील्ड्स, क्योंकि इसमें अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग, फील्ड को सूखा और कभी सूखा फिर गीला किया जाता है, अल्टरनेट होता है ना। Weeds are incorporated into the soil by operating a canoweeder between rows, which are made at the time of sowing, which adds nutrient to the crop like green manure. First bedding is to be done, पहला बीडिंग 10 से 12 दिन में होना चाहिए आफ्टर द प्लांटिंग, ठीक है। 10 से 12 दिन, जैसे प्लांट बो दिए उसके 10 से 12 दिन पहला बीडिंग कर दिए, मतलब बीडिंग में छटाई कर दी है। Further weeding may be undertaken depending on necessity at 15 days interval until the crop reaches panicle stage में जब तक ना पहुंच जाए। Each weeding enhance yield through a process of soil aeration। ये soil aeration में मदद भी तो करता है, ये weedings, ये घास, ये झाड़, ये झंकड़, इनमें मदद करते हैं डीआरआई, ठीक है। तो ये एसआरआई में मदद करता है, इसलिए कोई संकट की बात नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ edible ऑयल्स, हम लोग जो खाद्य तेल खाते हैं उसका सोर्स क्या क्या हो सकता है? सोयाबीन, मस्टर्ड, राइस ब्रान, कोकोनट, नाइजर, एवरी वन एज अ बी, नॉट एवरी वन, 1 to 5, ओनली 1 to 5 है प्राइमरी सोर्सेज। जैसे सोयाबीन है, रेपसीड और मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सल्फर है, सनफ्लावर है एंड नाइजर है। और सेकेंडरी जो होता है पाम ऑयल है, कोकोनट है, राइस है, राइस ब्रान है, कॉटन सीड है, ट्री बॉर्न ऑयल सीड है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो खाद्य तेल होता है उसमें सोयाबीन, रैपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, मूंगफली, सनफ्लावर और सेफलावर और नाइजर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि सेकेंडरी रूप से जैसे ऑयल पाम है, कोकोनट नारियल का तेल भी, राइस ब्रान भी आता है, कॉटन सीड्स भी आता है, ट्री बॉर्न ऑयल सीड भी आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इनपुट इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन द केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में सबसे कम क्या चाहिए? एक तो जमीन सबसे कम चाहिए। नॉन फार्मिंग प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, जैसे कि नॉन फार्मिंग प्रोड्यूसिंग जिस समझते हैं आप, नॉन फार्मिंग जैसे पशुपालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, ठीक है, आर रिलेटेड टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक भी हो सकता है, नॉन डोमेस्टिक भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी सर्विस एंड सो ऑन, प्राकृतिक चीज को छोड़कर। Among the given option, land is required in less quantity in the case of non-farming activities. Consider the following statement regarding base effect. Base effect refers to the impact of the rise in price level in the referenced or previous year over the corresponding rise in price level in the current year. बेस इफेक्ट का मतलब होता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस, व्हाट इज द इम्पैक्ट इन प्राइस लेवल इन द रेफरेंस या फिर प्रीवियस ईयर ओवर द corresponding rise in the price levels in the current year. Okay, that's good. If the inflation rate was too low in corresponding period of the previous year, even a relatively small rise in the price index will arithmetically give a high rate of current inflation. नीचे वाला छोटा होगा तो स्वाभाविक है, ऊपर वाला बड़ा दिखेगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखेगा। ऑफकोर्स इनकरेक्ट पूछा है भैया, बी इनकरेक्ट है। नीचे वाला अगर बहुत छोटा हो तो ऊपर वाला जो ओवरऑल बेस इफेक्ट जो होता है, जिसको हम इन्फ्लेशन बोल सकते हैं, जो कि ऊपर तो बेस इफेक्ट का सीधा मतलब होता है द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन प्राइस लेवल, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन का जो प्रभाव होता है इन द प्रीवियस ईयर ओवर द corresponding राइज इन द प्राइस लेवल इन द करेंट ईयर। तो करंट इन्फ्लेशन बटा प्रीवियस इन्फ्लेशन, दोनों का अनुपात निकालिए ना। इफ द प्राइस इंडेक्स हैड राइजन, प्राइस इंडेक्स हैड राइजन एट द हाई रेट इन द corresponding पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, अगर पहले प्राइस इंडेक्स बहुत बड़ा होगा, हाई रेट का होगा corresponding ईयर, पिछले साल में, ठीक है, लीडिंग टू द हाई इन्फ्लेशन रेट, इससे हाई इन्फ्लेशन रेट दिखेगा। लीडिंग टू हाई इन्फ्लेशन, स्वाभाविक नीचे वाला हाई इन्फ्लेशन रेट होगा। सम ऑफ द पोटेंशियल राइज इज ऑलरेडी फैक्टर्ड
and therefore a similar absolute increase in the price index in the current year will lead to the relatively lower inflation rates. तो नीचे वाला अगर बड़ा होगा तो ऊपर वाला छोटा दिखेगा. On the other hand, if the inflation rate was too low in the corresponding period of the previous year, अगर inflation rate पहले पिछले साल अगर बहुत कम रहा होगा, ठीक है, तो नीचे वाला छोटा, तो even a relatively smaller rise in practice, ठीक है, स्मॉलर राइज इन प्राइस अगर थोड़ा सा भी बदलाव हुआ ना तो बड़ा दिखाएगा, इन्फ्लेशन को बड़ा दिखाएगा. इवन रिलेटिवली स्मॉल राइज इन द प्राइस लेवल प्राइस इंडेक्स विल अर्थमेटिकली गिव अ हाई रेट ऑफ करंट इन्फ्लेशन. तो करंट इन्फ्लेशन बड़ा दिखेगा. ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था इसलिए बी इनकरेक्ट. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम CIS in India. Collective investment scheme is an investment scheme where various individuals come together and pool their money in order to invest their whole fund collection in a particular asset. Okay, that's good. It is regulated by Security Exchange Board of India. Yeah, mutual funds come under the category of collective investment scheme in India. Absolutely incorrect. म्यूचुअल फंड्स इसके तहत नहीं आता, भारत में नहीं आता, लेकिन विदेशों में आता है. अलग अलग देशों में है ये तरीका. एक और दो सही है. Collective investment scheme is an investment scheme where various individuals come together and pool their money in order to invest their whole fund collection in a particular asset. The returns and profits arising from this investment would be shared as per the agreement finalized amongst the investor prior to the act. The scheme has prescribed Section 11AA of the SEBI Act 1992 exclude mutual funds and other scheme in India. Security Securities Exchange Board of India (SEBI) Securities Exchange Board of India regulates them under the SEBI Collective Investment Scheme Regulation Act 1919. इसका एक्ट ही है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन 1919. ये खुद एक्ट है वो. Which of the following form the part of asset of any bank? बैंक का एसेट क्या क्या है? उसका रिजर्व, उसका लोन, उसका डिपॉजिट्स. एसेट समझते क्या होता है? डिपॉजिट अगर किया है कोई व्यक्ति, अगर हम बैंक में कुछ रखते हैं तो बैंक का थोड़ा हो गया, उसको तो उसका ऊपर तो एक जिम्मेदारी क्रिएट हो गया कि उसको बाद में देना है, एक लायबिलिटी हो गई. तो डिपॉजिट नेवर विल बी एसेट. लोन जो लेता है उसको भी चुकाना पड़ता है, तो वो तो होगा नहीं. लेट्स सी. लेकिन यहाँ पर ए दिया है, एक और दो रिजर्व और लोन दोनों उसके एसेट माने गए हैं. लोन्स क्योंकि हमने दिए हैं तो लोन्स में हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा और वापस वो तो हम ना दिए हैं. लोन लिया नहीं गया है, लोन दिया गया है. इसको उल्टा मत सोचिए, इसलिए आपका गलत हो गया, अदरवाइज सही थे आप. इन द केस ऑफ बैंक, बैंक के दृष्टिकोण से सोचिए. अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग फर्नीचर इटीसी इट्स एसेट. देखिए बिल्डिंग फर्नीचर उसका तो एसेट है ही, लेकिन इसके अलावा एसेट और लोन गिवन टू पब्लिक, जो आपने पब्लिक को लोन दिया वो तो आपका एसेट ही है, क्योंकि वो आपको पता है कि वो तो लोन जो आपने 10 लाख मुझे लोन दिया है तो वो तो बैंक की का ही ना है और उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा. वेन द बैंक गिव्स आउट लोन ऑफ 100 टू अ पर्सन, 100 रुपया आपने लोन दिया तो इसका मतलब क्या है कि बैंक क्लेम ऑन दैट पर्सन फॉर 100. अनदर एसेट दैट अ बैंक हैज इज रिजर्व. बैंक का अपना कुछ रिजर्व भी होता है. रिजर्व आर डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक की विद द सेंट्रल बैंक. कहें कि प्रत्येक बैंकों को अपना डिपॉजिट रिजर्व सेंट्रल बैंक के में रखना पड़ता है. किसके रूप में? कैश रिजर्व रेशियो के रूप में. यू नो अबाउट दैट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and its case, these reserves are kept partly as a case and partly in the form of financial instrument. ये हो सकता है कुछ केस के रूप में हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट के रूप में हो. बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स जो कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि उस आरबीआई के द्वारा जारी किया गया जो बॉन्ड है, जो ट्रेजरी बिल्स है, उसको अब जब ये खरीदेंगे तो स्वाभाविक है अपना पैसा जमा करेंगे. ठीक है. आरबीआई आर सिमिलर टू डिपॉजिट वी कीप विद बैंक्स. आरबीआई आर सिमिलर टू डिपॉजिट्स वी कीप विद बैंक्स. आरबीआई उसी तरह है बैंकों के लिए जो जिस तरह हमारे लिए बैंक है. वी कीप डिपॉजिट्स एंड दिस डिपॉजिट्स आर आवर एसेट. ये हमारा एसेट, हम जब चाहे निकाल लें, या तो फिक्स भी हो सकता है, हालांकि दे कैन बी विथड्रॉन बाय अस सपोज. सिमिलरली कमर्शियल बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कीप देयर डिपॉजिट विद आरबीआई. वो अपना डिपॉजिट आरबीआई के पास रखते हैं, इसको हम लोग रिजर्व करते हैं. तो
हम लोग एक बात तो समझ गए कि एसेट्स का मतलब है रिजर्व और लोन्स आता है इसमें। लायबिलिटीज फॉर एनी फर्म आर इट्स डेब्ट्स, मतलब एक तरह से ऋण है, उधार है, what it owes to others. For a bank, the main liability is it the deposit, जो व्यक्ति जमा करता है बैंकों में, ये बैंक का लाइबिलिटीज है भैया, एसेट नहीं है, which people skip with it. Liability is equal to deposits. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी से। आरबीआई is vested with the responsibility of conducting monetary policy under the provisions of agreement on monetary policy framework। कंडक्टिंग करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, उसका ही काम है पूरा का पूरा। इसको निर्धारित करते हैं भारत सरकार, आरबीआई के मतलब मिलजुल कर, लेकिन इसको कंडक्ट करने का काम जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी का, ये पूरा का पूरा एक कमेटी है। अग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड अचीव ग्रोथ। या ऑफकोर्स द इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नो नो नो, एब्सोल्युटली नो। बी इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट है, केवल दो सही है भाई, यहाँ पर तो गलत हो गया। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी of the central bank with regard to use monetary instrument under its control to achieve the goals specified in act. RBI of the India is vested with responsibility of conducting monetary policy. This responsibility explicitly mandated under the RBI Act 1934। ये एक्ट है 1934 का, इसलिए आपका गलत हो गया। तो याद रखिएगा जो मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्टिंग होता है उसके लिए जो एक्ट है वो है आरबीआई एक्ट 1934। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी while keeping in mind the objective of growth. Price stability is necessary precondition to sustainable growth, क्योंकि आप जानते हैं जब तक प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होगा किसी भी देश का सस्टेनेबल ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। In May 2016, RBI Act 1934 was amended to provide a statutory basis, एक वैधानिक मतलब ताकत देने के लिए 2016 में आरबीआई के जो एक्ट है 1934 उसमें अमेंड किया गया। किसके लिए? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। द अमेंडेड आरबीआई एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान दें, सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कंसल्टेशन, लेकिन सलाह लेगा आरबीआई से वंस इन एवरी 5 साल, हर 5 साल में। प्रायर टू द अमेंडमेंट इन द आरबीआई एक्ट 2016 से पहले जो अमेंडमेंट नहीं हुआ था, ये फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट टारगेटिंग फ्रेमवर्क वाज गवर्न बाय एन एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई। इससे पहले यही होता था कि इसके लिए एक एग्रीमेंट होता था, ठीक है, एक एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क था, अब नहीं है वो। अगला क्वेश्चन है टैक्स बॉयंसी। क्या मतलब है टैक्स बॉयंसी का? टैक्स बॉयंसी रेफर्स टू द responsiveness of tax revenue growth to change in GDP if is an output growth and tax buoyancy is not commensurate that it can imply। क्या है मतलब? if there is an output growth, if there is an output growth and tax buoyancy is not commensurate, अगर मतलब आउटपुट ग्रोथ हो रहा है और टैक्स बॉयंसी हो ही नहीं रहा, इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं टैक्स चोरी हो रहा है, टैक्स इवेजन हो रहा है, या फिर ग्रोथ इन नॉन टैक्स पार्ट भी हो सकता है अब जीडीपी का। बिल्कुल बिल्कुल ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो जीडीपी में योगदान ही ना दे, और जीडीपी योगदान ना दे तो टैक्स में योगदान नहीं देगा, क्योंकि बहुत सा ऐसा एक्टिविटी होता है जो जीडीपी को तो बढ़ा रहा है लेकिन वो टैक्स का हिस्सा नहीं है। इट्स ए नॉन टैक्स पार्ट। हाउ इट कैन यू से? बहुत ही क्रिटिकल दिमाग वाला क्वेश्चन दे दिया। सोचिए आपके जीडीपी ग्रोथ हो रहा है लेकिन उसका टैक्स में कुछ योगदान नहीं है, तो ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जिसमें कि जीडीपी उत्पादन हो रहा है लेकिन टैक्स में कोई योगदान नहीं है? अरे मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, अगर किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है सरकार के द्वारा तो उसमें टैक्स तो लगेगा नहीं ना, तो नॉन टैक्स के तहत भी तो आता है बहुत सा चीज़, तो वो तो उसका हिस्सा होगा नहीं। तो टैक्स की चोरी भी हो रही है और दूसरा नॉन टैक्स पार्ट भी है। टैक्स पॉलिसी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस
in the government's tax revenue growth. This is the tax revenue growth. This is the tax revenue to the change in GDP. GDP तो टैक्स को ऊपर लिखिए, टैक्स रेवेन्यू को ऊपर लिखिए, बट्टा जीडीपी। अब सोचिए जीडीपी में परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक है टैक्स रेवेन्यू में परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि टैक्स रेवेन्यू में कोई चेंज ही नहीं आ रहा हो। टैक्स बायंसी जो होता है वो टैक्स रेवेन्यू टू दी चेंज इन जीडीपी। इफ it refers to the responsiveness of tax revenue growth to change in GDP. When a tax is bound, जब टैक्स बायोन करता है, बायोन मतलब टैक्स बायोन हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, क्योंकि आपने बिना चेंज किए टैक्स रेट में बिना बदलाव किए। तो सोचिए, when a tax bound, its revenue increase without increasing the tax rate. If the output growth, if the output grows and tax buoyancy is not commensurate, और टैक्स बायंसी हो ही नहीं रहा है, मतलब उसमें तब्दील नहीं हो रहा है, टैक्स बायंसी में तब्दील नहीं हो रहा है, इट्स मीन वन द फ्लोइंग और वॉट दोनों हो सकता है। या तो देयर इज ए टैक्स इविजन, टैक्स की चोरी हो रही है, या फिर ग्रोथ इन नॉन टैक्स पार्ट ऑफ जीडीपी दैट इज एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर तो टैक्स इंक्लूडेड नहीं है लेकिन वो जीडीपी में जुड़ता है। दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन द 8 कोर इंडस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। कौन कौन से 8 कोर इंडस्ट्रीज है भारत की अर्थव्यवस्था में? एक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, बायोगैस बिल्कुल नहीं है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है। तो 1, 2 और 4 8 कोर इंडस्ट्री। एक तो कोयला है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अमोंग द operationally run central public enterprises that have Ratna status, the majority are Maharatna companies। जो अभी सरकार के जो अधिकांश जो सरकार के द्वारा रन किए जा रहे हैं जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, उसमें से अधिकांश क्या महारत्ना कंपनीज हैं। 8 core industrial sector have a total weight of nearly 70%, 70% in the Index of Industrial Production (IIP). Okay, the total industrial sector have a total weight of nearly 70% of the industrial production (IIP). Think about it. महारत्ना कंपनीज, सोचिए कि भारत के जितने भी अभी जो पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज है वो क्या सभी महारत्ना में, अधिकांश महारत्ना में है। दैट इज़ वेरी कन्फ्यूज। यू हैव टू बी रिमेंबर समथिंग अबाउट इट। कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि इसमें कुछ फैक्टर्स। चलिए लेट्स सी, देखते हैं। डी इज द राइट, कोई भी सही नहीं है। 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव अ टोटल वेट ऑफ नियरली 40% इन IIP। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो 8 कोर इंडस्ट्री है उसका टोटल योगदान कितना? 40% है। और फरवरी 2022 के तहत ये कहा जा रहा है कि 11 महारत्न सेंट्रल प्राइस, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज 11 महारत्न है, 13 नवरत्न है और 74 जो है मिनी रत्न है फरवरी 2022 के तहत। देयर आर 11 महारत्न, 13 नवरत्न और 74 मिनी रत्न CPSC। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशन, DFIs के बारे में पूछा जा रहा है। डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड रिस्क कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन नॉन कॉमर्शियल बेसिस। ये जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो मतलब रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड रिस्क कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन नॉन कॉमर्शियल बेसिस। ओके, DFI इसलिए बनाया गया है क्या? इन इंडिया द फर्स्ट DFI वाज ऑपरेशनलाइज्ड बिफोर इंडिपेंडेंस विद द सेटिंग अप द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IFCI का गठन क्या स्वतंत्रता के पहले किया गया था? एब्सोल्युटली आप जानते हैं इसके बारे में सही कर। During the pre-liberalized era, India had DFIs that were primarily engaged in the development of the industry in the country। सबसे पहली बात तो 2 गलत कर दीजिए क्योंकि 1948 में पहला DFI का गठन किया गया था।
तो 2 छाटिए, 2 यहाँ पर छाट दिए तो आपने आंसर तो प्राप्त कर लिया ही, डी 1 एंड 3। ये जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम लोग डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि इसका ओवरऑल मकसद क्या होता है, बड़े-बड़े जो रिस्क एसोसिएटेड जो कैपिटल है, उसका निर्माण करना, बड़े-बड़े ऐसे प्रोजेक्ट करना जो एक तरह से बहुत ही नॉन कॉमर्शियल उद्देश्य से किया जाता हो। अगर मानते हैं 5,000 करोड़ 5,000 किलोमीटर अगर सड़क बनाना है, तो ये कोई पुल बनाना है, रेलवे ब्रिज बिछाना है, तो ये सब कैसे होगा? ये सब डीएफआई के तहत होगा, ठीक है? During the pre-liberalized era, India had DFI, which were primarily engaged in development of industry in country. In India, the first DFI was operationalized in 1948 with the setting of the Industrial Finance Corporation (IFCI). उसके बाद और भी आया, जैसे कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (ICICI) का गठन किया गया, जिसकी स्थापना 1955 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया गया था। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक (IDBI) आया, जो कि 1964 में आया, टू प्रमोट द लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज बाय लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर? लेबर ब्यूरो के द्वारा क्या निकाला जाता है? CPI फॉर IW, CPI फॉर नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, CPI फॉर रूरल लेबर, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर। इसमें छाटना होगा आपको पहले, लेबर ब्यूरो के द्वारा क्या निकाला जाता है। चलिए, इसके द्वारा आपको तो इसका सी है 1, 3, 4, इसमें 2 नहीं था। इन इंडिया देयर आर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच आर कैलकुलेटेड। सबसे पहले तो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर IW, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर AL, CPI फॉर रूरल और CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल। अब ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कलेक्ट CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज डेटा एंड कंपाइल्स इट। तो मॉस्पी का जो मुख्य उद्देश्य है वो अर्बन क्षेत्र में नॉन मैनुअल CPI डेटा निकालना है, ठीक है। लेबर ब्यूरो का नहीं आता है। बाकी जो 3 को जो बताया गया, चाहे वो रूरल हो, चाहे कृषि से जुड़ा हुआ हो, वो ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर निकालती है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR essentially tells what percentage of total population want to be a part of workforce. A labor force participation rate means fewer people are making themselves available for economic activity. इनकरेक्ट पूछा हुआ। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लोअर लेबर फोर्स अगर होगा तो इसका मतलब है, देखो लोअर फोर्स में तो जो काम करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी काम में लगे हुए हैं। एक तो काम करना चाहते हैं जिनको काम नहीं मिल रहा, और जो टोटल जब मिला देंगे तो उसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बोलेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो जो लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का वह हिस्सा जिसको काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिला है, तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसमें आपको स्वाभाविक है, अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर लो है तो इसका मतलब है कि people are making themselves available for economic activity, fewer people, of course. Let's see, A is incorrect. Labor force participation rate essentially tells us what percentage of the people who are within the working 15 to 59 years. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट स्पेशली आपको ये बताता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपुल हु आर विद इन वर्किंग एज, कौन ऐसे कितने परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो वर्किंग एज में हैं और जो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वर्क फोर्स, जो वो काम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है। 15 से 59 वर्ष के वे लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, जो काम चाहते हैं, उसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बोलते हैं। लोअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अंडरमाइंस अ कंट्री ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। अगर आपका लोअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो 15 से 59 साल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रहे हैं, उनसे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। वेल बीइंग बिकॉज फ्यूअर पीपल आर मेकिंग देमसेल्फ अवेलेबल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब यही ना है, क्योंकि 15 से 59 साल के लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं तब ना आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है।
Consider the following statement regarding 5-year planning in India. The first 5-year plan was launched in 1951, which mainly focused the development of the primary sector. Okay, there are annual plans for 3 consecutive years between the second and third 5-year plans. Indicative planning in India started from 12th 5-year plan, which was India's last 5-year plan. लास्ट 5-year प्लान तो था, इंडिकेटिव था कि नहीं आपको पता नहीं है, तो दो को छाटिए, देखते हैं एक सही है केवल. First 5-year plan was launched in 1951, which mainly focused in development of the primary sector. और ये किसके बेस पे था पता है आपको? It's a Herald Domer. The period of 3 consecutive annual plan was 1966-1969. 66 से 69 का जो काल है उसको हम लोग एनुअल प्लान करते हैं. 3 annual plan, consecutive 3 annual plan. It was period between the third and fourth 5-year plan. और ये 3 और 4 जो पंचवर्षीय योजना था उसके बीच था. Indicative planning. The planning authority sets broad goal for economic. The implementation of the plan requires coordination of the various units in economic. This type of planning in India started since the 8th 5-year plan. Indicative planning का इस्तेमाल जो है ना वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी राज्य और केंद्र के बीच, अलग अलग यूनिट के बीच. इन सम ऑफ द 5-year प्लान्स गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है. ये गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूला किस लिए आया था भैया बताइए तो? ये बी है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस की बात जो है ना वो गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूला से ही निकला था. अलोकेट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट फ्रॉम द सेंटर. या गॉडगिल फॉर्मूला वाज इवॉल्व इन 1969 फॉर डिटरमाइनिंग द एलोकेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस. केंद्र से कितना सहायता राज्य को मिलना चाहिए, ठीक है, उसके लिए एक गॉडगिल फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया था. इट वाज अडॉप्टेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान्स असिस्टेंस ड्यूरिंग द फोर्थ एंड फिफ्थ 5-year प्लान. तो ये गॉडगिल फॉर्मूला जो है वो चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना से भी जुड़ा हुआ है. 1970 में आया था, ठीक है, तो चौथी पांचवी हो गया. इंडियाज ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टू लिबरलाइजेशन फेज इज लार्जली टर्म इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. वाई, ऐसा क्यों कहते हैं कि जो भारत की आज़ादी से लेकर 1991 तक का जो हम लोग का जो इकोनॉमिक रहा उसको हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था क्या, 3.5 के आसपास, या फिर इसमें कुछ मतलब खास रिलीजन से उसका कोई लेना देना नहीं है. लिबरलाइजेशन बिल्कुल नहीं था. नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया बिफोर 1990. ओके, या फिर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा डेवलपमेंट मेजोरिटी सोसाइटी, या फिनोमेना ऑफ स्लगिंगनेस इन द ग्रोथ रेट. यस यस यस, दिस इज द आंसर. Hindu rate Hindu rate of the growth was coined to refer the phenomenon of sluggishness in the growth rate of Indian economy. 3.5% जैसा कि आपको मैंने बताया, observed persistently during the 1950 to 1980. 1950 से 1980 तक में हम लोग का ग्रोथ रेट देखिए 3.5% के आसपास चलता रहा. मतलब समझ लीजिए, इसी को मतलब कहते हैं स्लगीनेस, मतलब बढ़ ही नहीं रहा है. इतना कछुए की चाल से भी चल रहा है तो कछुआ भी शर्मा गया. Consider the following statement regarding 5-year plans in India. Second 5-year plan followed by the Mahalanobis model. अभी मैंने आपको बताया. Third 5-year plan was based on Gadgil Yojana. It's a no. गरीबों हटाओ स्लोगन was given during the 5-year plan. 5 के 4 सोचिए. तो पहला तो बिल्कुल आपको एब्सोल्युटली करेक्ट है. ओनली 1 और 2 सही है, क्योंकि गरीबी हटाओ परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना में था शायद. फिफ्थ 5-year प्लान लेड स्ट्रेस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ एंड जस्टिस. पांचवी पंचवर्षीय योजना में था. द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस. तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की बात कही गई थी. फिफ्थ 5-year प्लान लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ एंड जस्टिस. In the history of planning in India, consider the following statement regarding the People's Plan. प्लानिंग इन इंडिया हिस्ट्री की बात हो रहा है, ठीक है. तो पीपल्स प्लान क्या था? द प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय, सबसे पहले तो पीपल प्लान जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया. कितनी पहले ये सोचिए. एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वेर इक्वली हाईलाइटेड द बाय द प्लान.
प्लानिंग इंडिया, पीपल्स प्लान के बारे में बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल्स थे, रता टटना वगैरह वगैरह, द प्लान एडवोकेटेड द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग द पीपल विद द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, सी इज द राइट आंसर, 2 and 3 इज राइट। नॉट, देखिए ये जो है ना, सबसे पहले तो आपको प्लान, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा नहीं लाया गया था। पहली बात, पीपल्स प्लान लोगों की योजना या लोगों का योजना। 1945 एट अनदर प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय द रेडिकल ह्यूमनिस्ट लीडर एम एन रॉय। ये जो पीपल्स प्लान था ना, एम एन रॉय के द्वारा 1945 में लाया गया था, और ये रेडिकल अप्रोच था। ये चेयरमैन थे पोस्ट वर्ल्ड वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के। द प्लान वाज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ये मार्क्सवाद के, समाजवाद के सिद्धांत पे टिका हुआ था। एंड एडवोकेटेड द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग द पीपल विद द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। लोगों के जो जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना हर हाल में जरूरी है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बोथ वेर इक्वली हाईलाइटेड बाय द प्लान। इसमें एग्रीकल्चर और उद्योग दोनों सेक्टर को ध्यान दिया गया था, बराबर बराबर दोनों को, मतलब एक तरह से पकड़ा गया था। Consider the following statement. First 5 year plan was based on the ideas of Mahalanobis, अभी तो बताया दूसरी में, which laid down the basic ideas regarding goals of Indian planning. The second 5 year plan tried to build the basis for socialist pattern of the society. बिल्कुल नहीं। The seven first 7 पहला जो 7 5 year plan था, trade was characterized by import substitution strategy। करेक्ट तो केवल और केवल आपको पता होना चाहिए, सी है, 2 और 3 सही दिया हुआ है। देखिए, क्योंकि आपको पता हो जाना चाहिए कि जो ये जो महालनोबिस मॉडल है वो सेकंड में था। फर्स्ट में तो हेराल्ड डोमल था। प्लानिंग इन द रीजन सेंस एंड टर्म। प्लानिंग क्या है? एक रियल सेंस ऑफ टर्म है। बिगन विद सेकंड। प्लानिंग का अगर सचमुच, अगर सही ढंग से अगर बोलेंगे यथार्थ रूप से, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही तो शुरू हुआ था। सेकंड प्लान, ए लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट प्लानिंग इन जनरल, laid down the basic regarding goals of Indian planning. This plan was based on the ideas of Mahalanobis. In that sense, he can regarded as the architect of Indian planning, और उनको एक तरह से योजनाओं के बनाने के लिए आर्किटेक्ट कहा गया है। ठीक है, वास्तुविद कह सकते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956, IPR 1956, इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग, स्टेट सब चीज निर्धारित करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, कमांडिंग करेगा हाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन इन 1956 वाज अडॉप्टेड। क्या बने, कितना बने, कैसे बने, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय स्टेट। दिस रेजुलेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकंड 5 year प्लान, और इसी के आधार पर सेकंड 5 year प्लान का गठन भी हो गया। द प्लान वाज ट्राइड टू बिल्ड द बेसिक ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, और ये सोशलिस्ट पैटर्न पे टिका हुआ था। इन द फर्स्ट 7 प्लान्स, अगर फर्स्ट 7 प्लान्स को देखा जाए, इट द ट्रेड जो था वो करेक्टराइज बाय व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग। मतलब एक तरह से बंद दरवाजा के भीतर सब कुछ करना है, ऐसा लग रहा था। मतलब हम लोग देश दुनिया से कटे हुए फीलिंग करते हैं, दूसरे देश से कनेक्शन बहुत कम था। ग्लोबलाइजेशन जैसा नाम का कोई चीज़ हम लोग के छाया, मतलब साया में नहीं था। टेक्निकली दिस इज स्टडी कॉल्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। हम लोग मतलब नहीं चाहते थे कि बाहर से कोई चीज़ मंगाए, इम्पोर्ट कर भी नहीं करे। दिस पॉलिसी एम एट रिप्लेसिंग द सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हम चाहते थे कि अधिकांश चीज़ हमारे घर के अंदर बन जाए, उसी का उत्पादन हो, उसी वही हम लोग खाए पिए, उसी को समझे। और कभी काफ़ी लंबे समय तक 90 तक हम लोग, मतलब एक तरह से तीसरी दुनिया के देश जो है ना, 90 तक, खास करके भारत जो है 90 तक प्रथम दुनिया से मिल ही नहीं पाया। इसका बहुत खमियाजा भुगतना पड़ा। विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर द गोल्स ऑफ प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया 1950 एंड 1990? क्या गोल रहा होगा 50 से 90 के दरमियान? एक तो एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट, अभी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बोले थे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, 3 4 तो डेफिनेटली होगा। और आप जान चुके हैं 3 4 शामिल जहाँ है, तो देख सकते हैं 1 2 3 4 सब के सब। ऑल द अबव आर द गोल्स ऑफ प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया बिटवीन 50 एंड 90। 50 के दरमियान और 90 के बीच में सबसे ज़्यादा उद्देश्य था कि अधिक से अधिक हम लोग एक्सपोर्ट करें, नॉट इम्पोर्ट, रिलायबल बने, स्वदेशी, यही सब।
Consider the following statement regarding the first 5 year plan. The first 5 year plan choose heavy industry as a prime moving force of economic. क्या ये पहला पहला में नहीं था? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन was set up at the end of the plan period. पहला प्लानिंग जैसे खत्म हुआ उसके अंतिम समय में यूजीसी का गठन हो गया. First 5 year plan was followed by the Bombay plan, which became the basis of the second 5 year plan in India. चलिए पहला छाटिए, बस आपको बता देते हैं. 2 इज राइट, तीसरा भी गलत है. फर्स्ट 5 year प्लान लॉन्च किया था 1951 में, विच इज मेनली फोकस इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. ध्यान दें, प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट प्राइमरी. It was second 5 year plan that chose the heavy industry as the central plank of the development planning. At the end of the plan period 1956, जैसे ये दूसरा पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला, खत्म हुआ. फर्स्ट IITs वेयर स्टार्टेड. पहली तो सबसे पहले IIT, 5 IITs का स्टार्टेड हुआ. मेजर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया. उसके बाद ग्रांट कमीशन यूजीसी was set up to टेक केयर ऑफ फंडिंग. ये IITs का स्थापना तो हो गया, अब उसका टेक केयर कौन करेगा, उसको फंडिंग कौन करेगा, तो उसके लिए यूजीसी को सेटअप किया गया टू टेक केयर द फंडिंग एंड टेक मेजर टू स्ट्रेंथन द हायर एजुकेशन इन द कंट्री. और भारत में जो उच्च शिक्षा है उसको मजबूत करना, उसको एक तरह से सुदृढ़ करने के लिए IITs और यूजीसी का बहुत बड़ा योगदान था. तो ये 1956 से शुरू हुआ. द बॉम्बे प्लान, जिसको नेमली हम लोग वर्ल्ड वार 2 के समय सेटअप किया गया था, और ये 1945 से 44 के समय था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ प्लानिंग इंडिया. अभी देखिए अलग अलग प्लानिंग है और उससे जुड़ा हुआ है. विश्वेश्वरैया प्लान फोकस ऑन शिफ्टिंग द लेबर फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर टू एग्रीकल्चर सेक्टर. विश्वेश्वरैया जी तो कुछ बड़े बहुत इंजीनियर थे, तो कॉमन सेंस तो लगा ही लीजिए. गांधीयन का एम्फेसिस ऑन कॉटेज एंड विलेज लेवल इंडस्ट्री. ऑफकोर्स गांधी जी तो यही चाहते ही थे. बॉम्बे प्लान एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इन इंडस्ट्री इन इंडिया. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. तो केवल 2 सही है यहाँ पर. तो करेक्टली मैच 1 और 2 और 3 दिया हुआ है. हाइट पॉसिबल. देखिए इन 1994 एम विश्वेश्वरैया हैड पब्लिश्ड ए बुक टाइटल प्लान्ड इकोनॉमिक इन इंडिया. एम विश्वेश्वरैया द्वारा किताब लिखा गया था जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमिक in India 1934 में, in which he presented the constructive draft of the development of India in the next 10 years. आने वाले 10 समय में 10 साल बाद भारत का जो विकास होगा वो कैसा होगा, उसका समझना कैसे होगी, उसका रूपरेखा कैसा होगा, उसके लिए उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था जिसका नाम था प्लान इकोनॉमिक इन इंडिया. हिज कोर आइडिया वाज ले आउट a plan to shift labor from agriculture to industry. आपको एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करने बोल रहा है. एंड डबल ऑफ द नेशनल इनकम इन 10 years. जैसे आप एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जाइएगा, आपका इनकम जो होगा, नेशनल इनकम, राष्ट्र आय जो होगी, वो डबल हो जाएगी 10 साल के अंदर. इन द लाइट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक्स, एस एन अग्रवाल, गांधी जी का जो प्लान था वो एस एन अग्रवाल के द्वारा ऑथर्ड किया गया था. गांधीयन प्लान जो है एस एन अग्रवाल द्वारा ऑथर्ड है, ठीक है, 1944 में, विच हैज पुट emphasis on expansion of small unit production and agriculture. Its fundamental feature was decentralization of economic structure with the self-contained village and cotton industry. जैसा कि सही बताया था. Bombay plan was emphasizes the importance of basic industries, but also calls for the development of the consumption goods industries in early years of the. ठीक है, तो बॉम्बे प्लान का जो emphasis था वो बेसिक इंडस्ट्री पे था. Importance of basic industries, but also calls for development consumption goods and good industries in the early of the years. Consider the following statement regarding Gandhian plan. Gandhian plan को formulated किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा. बिल्कुल गलत. The plan articulated a decentralized economic structure for India with a self-contained village. Of course, the plan laid for emphasis on agriculture. लिटिल बिट सही भी हो सकता है. 3 सही है, 2 सही है, बट 1 गलत है. इसका सबसे पहले तो स्पिरिट ऑफ गांधी इकोनॉमिक थिंकिंग. तो गांधी जी के जो स्पिरिट था, गांधी जी का जो मतलब सोच थी, उसको एक बलवती प्रदान करने के लिए एस एन अग्रवाल के द्वारा गांधीयन प्लान 1944 में लेट डाउन किया गया था. उन्होंने कुछ फार्मूला, मतलब इसका इंफोसिस था एग्रीकल्चर पे, खास करके किसी पर उनका ज़्यादा काम था. इवन इफ ही रेफर टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसा नहीं है कि उन्होंने औद्योगिकरण की बात ही नहीं की, ऐसा नहीं है. इट वॉज
टू द लेवल ऑफ प्रोमोटिंग कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री होना चाहिए, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री छोटे छोटे उद्योग होना चाहिए। द प्लान आर्टिकुलेटेड ए डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। उसने बताया कि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए भारत में विद सेल्फ कंटेंट विलेज, और उसमें विलेज का अपना योगदान होना चाहिए। स्वदेशीकरण की बात कही उन्होंने। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट समझते हैं आप? एक होता है फिजिकल डेफिसिट, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार का जितना बोरोइंग कैपेसिटी होता है उसको दिखाया जाता है, और रेवेन्यू डेफिसिट में जो होता है, जो इंटरेस्ट बोरिंग होता है, उसको क्या होता है, चलिए। रेवेन्यू डेफिसिट इंक्लूड्स ओनली सच ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द करेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। व्हेन द गवर्नमेंट incurs a revenue deficit, जब कभी भी सरकार का अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है, इट implies that the government is using up saving of the other sector of the economic to finance a part of its consumption expenditure. When the government incurs a revenue deficit, जब सरकार का राजस्व घाटा होता है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इज यूजिंग ऑफ द सेविंग ऑफ द अदर सेक्टर, जो दूसरे क्षेत्र की जो सेविंग बचे हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है टू फिनांस ए पार्ट ऑफ इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों को भोगने के लिए दूसरा का सेविंग चुराया जाता है तरफ से। इंक्रीज इन रेवेन्यू डेफिसिट कैन लीड टू द लोअर ग्रोथ इन इकोनॉमिक। ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली कि रेवेन्यू डेफिसिट जब ज़्यादा होगा तो आपका लोअर ग्रोथ इकोनॉमिक का होगा, लेट्स नॉट कोरिलेट, बट दैट कुड बी लेट्स सी। डी इज द राइट आंसर, सबके सब सही है। व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट्स कलेक्ट बाय वे ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक तो रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है, लाइक इट इनकर्स ए बजट डेफिसिट, इससे बजट डेफिसिट होगा। अगर आप कम कमाइएगा, ज़्यादा खर्चा कीजिएगा तो स्वाभाविक है आपका बजट डेफिसिट होगा। देयर आर वेरियस मेजर्स दैट कैप्चर द गवर्नमेंट डेफिसिट अलग अलग होता है, एंड दे हैव देयर वन इम्प्लीकेशन फॉर द इकोनॉमिक। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट refers to the excess of the government's revenue expenditure over revenue receipt। यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड, डिफरेंस बिटवीन देम दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इंक्लूड्स ओनली सच ट्रांजैक्शन। डेफिसिट उन्हीं में वही केवल ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे दैट अफेक्ट द करेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, वर्तमान समय में सरकार की जो खर्चे हैं उसको दिखाता है, दिन प्रतिदिन के खर्चे। व्हेन द गवर्नमेंट इनकर्स अ रेवेन्यू डेफिसिट, इसका मतलब है द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग एंड इट्स अपिंग यूजिंग द सेविंग ऑफ द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक टू फिनांस अ पार्ट ऑफ इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। The situation means that the government will have to borrow not only to finance its investment, but also its to consumption requirement. This will lead to the build up stock of debt। इससे आपका कर्ज बढ़ता चला जाएगा, इंटरेस्ट की लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, एंड फोर्स द गवर्नमेंट इवेंचुअली टू कट द एक्सपेंडिचर। और सरकार जो है खर्चे कम करना स्टार्ट कर देगी। अब जब सरकार जब खर्चा कम करे तो उसका बहुत ही स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। Since a major part of the revenue expenditure is committed to expenditure, it cannot be reduced। लेकिन आप तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको कर्मचारी को वेतन देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, पेंशन देना पड़ेगा। और आपको पता है आप जो लोन ले बैठे हैं उसका इंटरेस्ट पेमेंट तो रेवेन्यू डेफिसिट ही बढ़ा देता है। ऑफन द गवर्नमेंट रिड्यूस प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसके चक्कर में कभी कभी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, उसका हिस्सा भी चला जाता है, वेलफेयर एक्सपेंडिचर खत्म हो जाता है उसके कारण। दिस वुड मीन लोअर ग्रोथ एंड एडवर्स वेलफेयर इम्प्लीकेशन।